लद्दाख का जेन ज़ी भी प्रदर्शन कर रहा था। लद्दाख में किस प्रकार से जेन ज़ी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन ज़ी ने किया है। जेपी के ऑफिस में भी आग लगा दी। मगर जब तफ्तीश हुई, when it was investigated, तो मालूम पड़ा कि जेन ज़ी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। क्या यह संभव है कि जो आंदोलन आपको सड़कों पर दिखता है वो सिर्फ एक दिखावा हो? क्या जनता का गुस्सा दरअसल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हाल ही में गिरी सरकारें एक ही सवाल उठा रही हैं। क्या ये क्रांति थी या फिर किसी और की चाल? हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दुनिया में कहीं न कहीं एक नई उम्मीद जन्म लेती है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, काम पर जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं सड़कों पर एक और कहानी लिखी जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें जनता की आवाज सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आप इन्हें देखते हैं, हजारों लोग एक साथ एक ही मकसद के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। उनके हाथ में बैनर होते हैं, उनकी आवाज में गुस्सा होता है। वे सरकार से जवाब मांग रहे हैं और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सरकार गिर जाती है, हम तालियां बजाते हैं और कहते हैं यह जनता की जीत है। लेकिन क्या यह कहानी इतनी सीधी है? क्या यह सच में जनता का गुस्सा है जो एक झटके में सत्ता को उखाड़ फेंकता है, या फिर जिस क्रांति को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सिर्फ एक बड़े खेल का हिस्सा है? एक ऐसा खेल जिसकी पटकथा कहीं और लिखी गई है, एक ऐसा खेल जिसे कलर रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह कोई नया खेल नहीं है, इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। 1974 में 1974 में पुर्तगाल में लोगों ने बंदूकों पर गुलाब लगाए और बिना खून बहाए सालों पुरानी तानाशाही को खत्म किया। 1986 में फिलीपींस में लोगों ने टैंकों के सामने पीली पट्टियां बांधी और तानाशाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। यह देखने में तो जनता की जीत लगती है, लेकिन इनकी जड़ें कहीं गहरी हैं। सवाल यह है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? रूस और चीन जैसे देश कहते हैं कि यह अमेरिका और पश्चिम देशों की साजिश है। उनका कहना है कि ये देश सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर उन सरकारों को अस्थिर करते हैं जो उनकी बात नहीं मानती। वे एनजीओ को फंड करते हैं, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं ताकि जहां भी उन्हें मौका मिले वो वहां चिंगारी लगा सकें, आग लगा सकें। उनका यह कहना पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का इतिहास सत्ता परिवर्तन में दागदार रहा है। 1953 में ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को सत्ता से हटाया गया क्योंकि उन्होंने तेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया था। आरोप लगे कि यह CIA की एक गुप्त कार्यवाही थी। इसी तरह 1973 में चिली में समाजवादी राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे की सरकार के खिलाफ CIA ने विपक्ष और सेना को संरक्षण दिया। इस तख्तापलट में भी CIA का नाम आया। 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन के तहत मुजाहिदीन को हथियार दिए, जिसका नतीजा आज हम तालिबान के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जहां भी चीन का प्रभाव बढ़ने का खतरा होता है वहां लोकतंत्र की मांग अचानक तेज हो जाती है। श्रीलंका और नेपाल चीन की वन बेल्ट वन रोड की परियोजना से जुड़े हैं। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि यहाँ के युवा अचानक क्रांतिकारी बन गए? म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल एक के बाद एक इन देशों में जनता सड़कों पर उतरी है। म्यांमार में 2021 से अभी तक सेना ने तख्तापलट किया, जनता ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, लेकिन सेना की क्रूर कार्रवाई ने उन्हें सशस्त्र प्रतिरोध के लिए मजबूर कर दिया। बांग्लादेश 2024-25 में सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन प्रधानमंत्री शेख हसीना के भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन के रूप में बदल गया।
भारी दबाव के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह नेपाल में 2025 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ जेन ज़ी युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यह आंदोलन लीडरलेस था, यानी इसका कोई एक चेहरा नहीं था। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग है कि ये सभी देश या तो चीन के प्रभाव में हैं या उसके पड़ोसी हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि जहां भी चीन का प्रभाव बढ़ता है, वहां लोकतंत्र की मांग अचानक तेज हो जाती है और इन सब में एक नया हथियार, टेक्नोलॉजी, बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ एक ट्वीट या एक हैशटैग या एक कोई वायरल वीडियो, यह सब कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों को एक कर सकता है। यही कारण है कि आज के आंदोलन लीडरलेस होते हैं। जब विरोध का कोई चेहरा ही न हो तो उसे कुचलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या यह खेल भारत में भी हो सकता है? भारत की लोकतांत्रिक जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं। सेना, न्यायपालिका और मीडिया स्टेबल हैं, स्थिर हैं। लेकिन अगर आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर विदेशी एजेंसियां इन स्थिति का फायदा उठाती हैं, जो कि ऐसी स्थिति में उठाएंगे ही, तो बड़े पैमाने पर असंतोष देखा जा सकता है। लेकिन भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पर यह होना संभव नहीं दिखता। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोग बड़ी आसानी से एकजुट हो सकते हैं, जैसे कि 2020-21 के किसान आंदोलन में देखा गया था। मुझे लगता है कि उस समय भी इस तरह का एक प्रयास किया गया था। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। ये जो तख्ता पलट की कहानी है, यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एक तरफ जनता की असली नाराजगी है तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे का खेल है। क्रांति सिर्फ भूख से पैदा नहीं होती, उसे हमेशा कोई न कोई दिशा देने वाला हाथ चाहिए होता है। तो अगली बार जब सड़कों पर भीड़ उमड़े तो खुद से पूछिएगा, क्या यह भीड़ सिर्फ जनता की है या फिर कलर रिवॉल्यूशन के नाम पर किसी बड़ी चाल का हिस्सा है? आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।